हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 फरवरी। आज हम देखेंगे पिछले 4 दिनों के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलने वाले हैं। ओके, तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, पछतावा अतीत से नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। यानी कि आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि पछतावा यानी कि हमें जो पास्ट में हो गया है उसके बारे में ज़्यादा पछतावा ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अब पास्ट में जा करके उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा क्यों सोचना। और अगर भविष्य की बात करें तो हमें इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने प्रोसेस पे, अपने प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे भी अपने परिस्थिति में हो वहाँ पे हमें अपने अच्छे माइंडसेट को, पॉजिटिव माइंडसेट को यूज़ करना है और सोचना है कि हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ना कि आप चिंता लेकर के बैठ जाओ। प्रेजेंट में आपको क्यों जीना है, मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। जब आप 10th में थे तो आपको लगा होगा कि यार इसमें बोर्ड होता है, इससे अच्छा 12th में रहते तो अच्छा रहता। तो फिर जब आप 12th में आते हो तो फिर लगता है कि अरे यार यहाँ पे भी मतलब प्रेशर है, बोर्ड है, इससे अच्छा होता है ग्रेजुएशन, आराम से जाओ कॉलेज, मस्त लाइफ जियो। और फिर जब आप इसमें आते हो तो फिर यहाँ पे आपको पता चलता है कि यार मुझे तो अपना लाइफ सेटल करना है, कहीं ना कहीं मुझे कमाना है। तो फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुश नहीं थे, यहाँ पे खुश नहीं थे, यहाँ पे खुश नहीं थे, तो फिर आपको क्या समझ में आया? आप जहाँ पर भी रहो वहीं पर खुश रहो, अपने लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ने का जो प्रयास है, कोशिश है, कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन प्रेजेंट में खुश रहते हुए। ओके, चलिए देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है? ओके, तो बताइए कि जो रामसर स्थल होते हैं उसमें केंद्र सरकार ने अब कितने नए स्थल जोड़ दिए हैं? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो नए स्थल जुड़े हैं वो है टोटल 4। ओके, ये ऑप्शन सही है। देखिए इसके बारे में डिटेल में, तो वो जो नए 4 स्थल है वो कौन कौन से राज्य में है, क्या नाम है उनका, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो 4 नए स्थल है, 2 है उसमें तमिलनाडु में। कौन कौन से? सक्कारा कोट्टई और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये दोनों कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। और एक है सिक्किम में, क्या नाम है उसका? खेचे उपालरी। ओके, ये जो है आर्द्रभूमि कहाँ पे है? सिक्किम में है। और एक इसमें है झील, नाम है उधवा झील, जो कि झारखंड राज्य में है। ओके, यानी कि 3 राज्यों में 4 जो है नए आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं, किसमें? रामसर साइट में। ओके, तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 89। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी सीधे पूछ देता है कि टोटल प्रेजेंट टाइम में कितने रामसर साइट है भारत में। ओके, तो कितने हैं? 89। पहली बार जो है झारखंड और सिक्किम के जो है स्थल आर्द्रभूमि सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार ये शामिल हुए हैं इस राज्य के भी कोई आर्द्रभूमि स्थल। आर्द्रभूमि जो होता है वो होता क्या है? यह एक दलदल टाइप का एरिया होता है। ओके, जो वर्ष भर वर्षा के कुछ समय तक पानी से ढका रहता है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, इसको बोलते हैं आर्द्रभूमि। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर इसकी बात हो रही है तो आप देख लीजिए कि इससे संबंधित क्या क्या एक नियम कानून बना हुआ है, वो क्या है, कब बना था। तो आर्द्रभूमि क्षेत्रों की रक्षा के लिए 1971 में ईरानी शहर जो है रामसर, वहाँ पे एक सम्मेलन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रामसर साइट। ओके, कब हुआ था? 1971 में। भारत ने इसको कब पुष्टि किया था? 1 फरवरी 1982 को। और बात करें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है यूके में, यानी कि इंग्लैंड में। टोटल वहाँ पे 175 स्थल हैं। दूसरे नंबर पे है मैक्सिको, 142 है। उसके बाद आता है भारत का नंबर दुनिया में तीसरे नंबर पे, तो कितना है? हमने अभी देखा है यहाँ पे 89। ओके, अगर बात करें हम एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? भारत में है। और दूसरे नंबर पे चीन है, यानी कि पूरे विश्व में जो है वो है तीसरे नंबर पे। और अगर एशिया में बात करें तो पहले नंबर पे भारत है 89 स्थल के साथ। ओके, प्रथम जो है भारतीय आर्द्रभूमि स्थल कौन सा बना था, तो वो बना था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है, और चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। ये दोनों बने थे 1981 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि ये दोनों किस राज्य में है। ओके, केवलादेव है राजस्थान में और चिल्का झील है उड़ीसा में। और अगर बात करें किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्थल है, तो वो है तमिलनाडु में। यहाँ पे 20 रामसर स्थल है। ओके, देखिए इसके बारे में और ज़्यादा। सबसे बड़ा अगर बात करें भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ पे है, तो वो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। और सबसे छोटा कहाँ पे है, वो है हिमाचल प्रदेश में रेणुका। ओके,
अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि उदयपुर और इंदौर को किस सिटी में शामिल किया गया है, वेटलैंड सिटी में, और ऐसे ये प्रमाण पत्र पाने वाले भारत के पहले शहर बन गए हैं उदयपुर और इंदौर। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में है, और इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है वेटलैंड साइट का। तो हमारे भारत में कहाँ पे कौन कौन सा वेटलैंड है, किस राज्य में है, हमने आपको यहाँ पे सूची दे दिया है। आप इसको आराम से वीडियो रोक करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार भर भर के क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो आप इस स्लाइड को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको एक बार अच्छे से सरसरी निगाहों से देख लीजिए। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि आपको सिंपली बताना है कि अभी हाल ही में 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये मिला है किसको, सचिन तेंदुलकर जी को। ओके, बी ऑप्शन सही है। देखिए इसके बारे में डिटेल में, बीसीसीआई ने किसको दिया है, सचिन को, जो कि एक वार्षिक समारोह में ये पुरस्कार दिया गया है। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री और पूर्व दिग्गज विकेटकीपर फारूक इंजीनियर को 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि इस वर्ष मिला है सचिन तेंदुलकर को और पिछले वर्ष इन दोनों लोगों को दिया गया था। बात करें अगर इसको पाने वाले ये किस नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये 31वें नंबर के ये खिलाड़ी बन चुके हैं सचिन तेंदुलकर जी, इसको प्राप्त करने वाले। बीसीसीआई ने भारत के पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू के सम्मान में इस पुरस्कार को शुरू किया था। किस वर्ष में, 1994 में। ओके, ये अभी हाल ही में किसके द्वारा दिया गया है, बीसीसीआई के द्वारा इसको दिया गया है। ओके, तो देख लीजिए इसके भी बारे में, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो बीसीसीआई है इसका हिंदी में नाम है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। ओके, इसका जो गठन हुआ था वो तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत दिसंबर 1928 में किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा ईयर भी, और किसके तहत, तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है प्रेजेंट टाइम में, वो महाराष्ट्र राज्य में है। इसके अध्यक्ष है अभी रोजर बिन्नी जी और उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला जी, और ये है लोगो बीसीसीआई का। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो किसकी बात हो रही है, ब्रिक्स की जो युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह का बैठक है, इसका अध्यक्षता कौन करने वाला है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये होने वाला है अपने प्यारे भारत में। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत जो है कब करने वाला है, ये मार्च 2025 में। ओके, युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा मामले विभाग इस बैठक का आयोजन करने वाला है 3 से 7 मार्च को। ओके, बैठक का जो मुख्य विषय होगा वो ये होगा कि हमें सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता को कैसे आगे बढ़ाना है, जिसमें ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। तो कहाँ पे होगा ये, भारत में होने वाला है 3 से 7 मार्च को। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है ब्रिक्स के बारे में। तो अभी हाल ही में 2024 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था वो किस देश में हुआ था, वो कजान शहर में हुआ था। और ये कजान शहर है कहाँ पे, ये है रूस में। तो ये हो गया 2024 का। 2025 में कहाँ पे होने वाला है, तो ये होने वाला है ब्राजील में। ये ब्रिक्स का समिट की बात हो रही है। ओके, और इससे पहले 23 में कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। ओके, तो ये रहा ब्रिक्स के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। ओके, यानी कि जो भांग की खेती है इसको एक नियम के अकॉर्डिंग करना है, ये चीज़ कहाँ पे शुरू हुई है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। ओके, जिसका उद्देश्य ये है कि हमें इसका यूज करना है औषधि और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए। ओके, यह पहल जो है राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वैध किस रूप में, औषधि और औद्योगिक अनुप्रयोग के रूप में। ओके, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का राज्य बन गया है ऐसे नियम लागू करने वाला, 4थे नंबर का राज्य। इससे पहले उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ऐसे नियम बनाए जा चुके हैं। ओके, गांजा की जो फसल होती है, ओके, इसी को हम लोग गांजा भी बोलते हैं। जो गांजा की फसल होती है इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है
ट्रिलियन डॉलर की फसल। ओके, तो एग्जाम में अगर सीधे पूछे ट्रिलियन डॉलर की फसल किसे बोलते हैं हम लोग, तो गांजा की फसल को बोलते हैं। इस भांग का अगर हम यूज की बात करें तो इसका यूज होता है, भांग का जो डंठल है, पत्ता है, बीज है, ये सब यूज होता है कपड़ा, कागज, भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, जैव ईंधन और बहुत कुछ में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, यानी कि इतने तरह का इसका यूज हो सकता है। और इसके साथ ही साथ ये जो इसमें पाया जाता है कैनाबिडियोल, जिसको हम लोग सीबीडी बोलते हैं, ये पुराने दर्द को राहत पहुंचाने में बहुत मदद करता है। इसलिए आप सुने होंगे कि जब किसी को ऐसा चोट लगता है तो लोग बोलते हैं कि भांग पीस करके लगा दीजिए, आराम पहुंचाएगा। ओके, तो ये फायदा होता है इससे। कहाँ पे ये चालू हुआ है, इसका नियंत्रित खेती हिमाचल प्रदेश में। चौथे नंबर का राज्य ये बन गया है। हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो कौन सा पार्क है ये, महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क। ओके, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये बना है कहाँ पे, उड़ीसा में, बी। देखिए इसके बारे में डिटेल में, उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य भर की महिलाओं के जीवन को बदल रही है। यानी कि ये जो पार्क बनाया जाएगा ये सुभद्रा योजना के तहत बनाया जा रहा है। योजना के तहत महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 यानी कि 10,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस सुभद्रा योजना की बात ये बता रहा है यहाँ पे। ओके, इन सब योजनाओं से महिलाओं को क्या फायदा पहुंचने वाला है, उनको वित्तीय सहायता मिलेगी, डिजिटल साक्षरता मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान किया जाएगा। ओके, तो कहाँ पे चालू हुआ है ये, महिलाओं के लिए विशेष औद्योगिक पार्क उड़ीसा में। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कौन सा सम्मेलन है ये, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये हुआ है आबू धाबी में। कहाँ पे, आबू धाबी में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। पहला रायसीन मध्य पूर्व सम्मेलन जो है 28 से 29 जनवरी 2025 को कहाँ पे हुआ है, यूएई में। यूएई की राजधानी जो है आबू धाबी में, यहाँ पे ये हुआ है। विदेश मंत्री जो है डॉक्टर हमारे एस जयशंकर जी, ये पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। रायसीना डायलॉग जो है भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। ओके, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व वार्ता का जो आयोजन हुआ है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूएई के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। यानी कि किसके सहयोग से हुआ है ये, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये रहा कहाँ पे हुआ है ये, यूएई में, यूएई की राजधानी आबू धाबी में। पे हम देख लेते हैं यूएई देश के भी बारे में, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। जो यूएई है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और ये 7 अमीरातों को मिलाकर के बनाया गया था। आबू धाबी को, शारजाह को, दुबई को, अजमान को, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजरा, इन सबको मिला करके एक संघ बनाया गया 7 अमीरातों को, और सबको टोटली मिला करके बोला गया यूएई। ओके, संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी जो है मुख्य पेट्रोलियम तेल निर्यातक अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात का सबसे अमीर अमीरात है। अगर बात करें हम इसकी राजधानी तो वो है अबू धाबी और जो इसकी मुद्रा है वो है दिरहम। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ओके, यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, और यहाँ पे ओमान देश है, इधर ये देखिए सऊदी अरब है, यहाँ पे देखिए कतर देश है। इन सब के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूएई। जब भी आप कोई भी मैप देखा करो तो उसके आगे पीछे का लोकेशन देख लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कब क्वेश्चन कहाँ से दे दे। मैप जब भी आप पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ो, एक देश के बारे में अगर पढ़ रहे हो, एक लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसके आसपास में फेमस क्या क्या चीज़ है आपको एक बार देख लेना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है। तो किसकी बात हो रही है, सुनीता विलियम्स जी की, जिन्होंने स्पेस वॉक किया है, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, इनके द्वारा किया गया है सी 62 घंटे का स्पेस वॉक। ओके, देखिए इनके बारे में डिटेल में। ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक में कुल 62 घंटे 6 मिनट का समय दर्ज किया है और यह इनका 9वें नंबर का स्पेस वॉक था। ओके, तो 62 घंटे 6 मिनट। इन्होंने
पैगी विटसन के साथ 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 60 घंटे 21 मिनट का। और नासा के ऑल टाइम स्पेस वॉक सूची में चौथे स्थान पे पहुंच गई हैं। ओके, विलियम्स और विलमोर को जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर के 8 दिन के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन अभी लोग वहां पे ये फंसे हुए हैं। हीलियम लीकेज और थ्रस्टर खराबी के कारण जो है नासा ने स्टार लाइनर को असुरक्षित मानते हुए उनके पृथ्वी पर लौटने की योजना रोक दी है। ओके, नासा ने अब योजना बनाई है कि उनको मार्च 2025 के अंत में स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापस बुलाया जाएगा। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है स्पेस एक्स, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो स्पेस एक्स है बार बार न्यूज में रहता है, तो इस कंपनी के मालिक कौन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ओके, तो बताइए कि ये कहाँ पे हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये हुआ है पणजी में। कहाँ पे, ए पणजी। और पणजी कहाँ पे है, ये है गोवा में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 29 जनवरी 2025 को पणजी में इसका उद्घाटन किया है। ओके, इस बार का जो विषय है वो है हरित क्रांति, क्योंकि हमने हरित क्रांति के जो जनक है स्वामीनाथन जी, इनको श्रद्धांजलि दी है। ओके, 10वें नंबर का जो भारत विज्ञान फिल्म महोत्सव है, ये 4 दिन का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है छात्रों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और उत्साह को बढ़ावा देना। तो कहाँ पे हुआ है, गोवा में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में बिंदा रानी ने राष्ट्रीय खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो क्या नाम है, बिंदा रानी 55 किलो वर्ग में भारोत्तोलन ये करती हैं। तो बताइए कि कौन सा पदक ये जीती हैं। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। ओके, देखिए इनके बारे में डिटेल में। मणिपुर की ये रहने वाली हैं और इनके द्वारा 55 किलोग्राम वर्ग में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल खेलों में, तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था और इस बार इन्होंने स्नैच में अपने अंतिम प्रयास में 88 किलोग्राम वजन उठा करके मीराबाई चानू का जो 86 किलोग्राम का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। ओके, विद्या रानी का दबदबा क्लीन और जर्क में भी जारी रहा, जहां उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में 113 किलोग्राम वजन उठा करके अपनी वापसी की। ओके, इस तरह इन्होंने टोटल 201 किलोग्राम वजन उठा करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड से कुछ किलोग्राम ही बस ये कम है, यानी कि जो पिछला रिकॉर्ड है राष्ट्रीय रिकॉर्ड वो कितना है, 202 किलोग्राम है। ओके, विद्या रानी के नाम पर अब महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में तीनों राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्नैच, क्लीन और जर्क और कुल योग दर्ज है। ओके, तो क्या नाम है इनका, विद्या रानी, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, भारत की मणिपुर राज्य की, और ये इनकी फोटो है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। ओके, यानी कि अब पर्वत को भी एक इंसान के रूप में माना जाएगा। ये किस देश की बात हो रही है, तो दोस्तों ये होने वाला है ये न्यूजीलैंड में। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। न्यूजीलैंड में यहाँ के जो मूल निवासी हैं माओरी समुदाय एक पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं और उस पर्वत का नाम है तारानाकी पर्वत, जो कि अब माओरी नाम तारानाकी मोंगा नाम से जाना जाएगा। और इसी पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उपनिवेशवाद चल रहा था, जब ब्रिटेन के लोग अलग अलग देशों में जाकर के राज्य कर रहे थे, तो वहाँ माओरी समुदाय से इन्होंने इस पर्वत को छीन लिया था। ओके, तो अब इनको ये वापस पर्वत मिल चुका है। ब्रिटेन जो है 18वीं और 19वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड पर कब्जा किया, तो पहले उन्होंने इस पर्वत का नाम बदल करके क्या रखा था, माउंट एगमांट। ओके, तो आपको ध्यान देना है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ये पर्वत कहाँ पे है, या फिर जिस पर्वत का नाम रखा गया है उसका नाम पहले क्या था। ओके, तो ये उसका पहले नाम है। जो ब्रिटेन के जो लोग आए थे यहाँ पे कब्जा किए थे न्यूजीलैंड पे, इन लोगों के द्वारा ये नाम रखा गया था। ओके, इससे पहले जो है न्यूजीलैंड में एक नदी और एक पवित्र भूमि क्षेत्र को भी यह दर्जा दिया जा चुका है, यानी कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, यहाँ पे पहले भी ऐसे काम हो चुके हैं न्यूजीलैंड में। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है न्यूजीलैंड देश का, जो कि आप मैप पे यहाँ पे देख सकते हो कि ये है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में ये सब फेमस पर्वत है। आप चाहो तो इसको पॉज करके आराम से देख सकते हो, हमने आपको स्लाइड जो है प्रोवाइड करा दिया है। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, सभी नदियाँ आपको नहीं देखना है, बस आप सही निगाहों से जब कभी फ्री टाइम में रहो तो आप 1-2 बार इसको देख सकते हो। ओके, हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो न्यूजीलैंड है इसके जस्ट बगल में यहाँ पे
कौन सा देश है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देश है, और इन दोनों के बीच में एक सागर है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, तो वो है तस्मान सागर। कौन सा है? तस्मान सागर। ओके, तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि तस्मान सागर किन दो देशों के मध्य में है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो कौन सी योजना है ये? सैटेलाइट टाउनशिप योजना। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये दिया गया है कर्नाटक राज्य में। ए, देखिए इसके बारे में डिटेल में। शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक कैबिनेट ने ग्रेटर बेंगलुरु टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है। ओके, कर्नाटक में यह जो है बिदादी और हरोहल्ली के बीच में कितने एरिया में फैला हुआ है? 8032 एकड़ में। इस योजना का जो लक्ष्य है वो है शहरी भीड़भाड़ को कम करना, रोजगार का सृजन करना और स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। तो कहाँ पे ये हुआ है? कर्नाटक राज्य में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किसने भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है? तो क्या नाम है? भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट। तो बताइए कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये लॉन्च किया है सी, किसने? क्रेड ने। ओके, क्रेड। देखिए इसके बारे में डिटेल में। फिनटेक प्रमुख क्रेड ने अपने ई रूपी वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जिससे यह भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला पहला फिनटेक बन गया है। ओके, इसका उद्देश्य यह है कि जो सीबीडीसी रिटेल की पहुंच है उसको बढ़ाना है और उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करना है। यहाँ पे बात हो रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये होता क्या है? ये एक कानूनी मुद्रा है जो कि भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन आप सरसरी निगाह से बस एक बार देख सकते हो कि ये जो सीबीडीसी है ये भौतिक मुद्रा के समान होता है और इसको बैंक में रखने के लिए कोई भी खाता का आवश्यकता नहीं होता है। इसे जो है भौतिक नकदी में बदला जा सकता है और यह निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। तो ये रहा सीबीडीसी के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यानी कि जो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य है वो भारत का कौन है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बना है सी, बिहार राज्य। कौन बना है? बिहार। देखिए इसके बारे में डिटेल में। बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जो है राकेश तिवारी की अगुवाई में बिहार के सभी जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन करने जा रहा है। तो कौन कर रहा है? बिहार क्रिकेट संघ। इस लीग की खास बात यह है कि यह उन खिलाड़ियों के लिए भी है जिन्हें अभी तक जिला या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला है। इस कदम के साथ जो है बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस लीग में 13 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस चरण में जो है 32 टीमें शामिल होगी जिन्हें 8 समूहों में विभाजित किया जाएगा। ओके, तो कौन शुरू कर रहा है? बिहार राज्य। आपको पता होगा कि इंडिया में पूरे इंडिया लेवल पे एक जो है आईपीएल होता है, आपको पता होगा। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था 2008 में, और 2008 में जब ये शुरू हुआ था तब से लेकर के अभी तक इसको सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली 2 टीमें हैं। कौन कौन सी? सीएसके चेन्नई सुपर किंग और एमआई मुंबई इंडियंस। ओके, और जो अभी जस्ट पिछले साल अभी जो विजेता रहा है वो रहा है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। यहाँ पे हमने देख लिया आईपीएल के बारे में। तो कहाँ पे शुरू हुआ है? ये बिहार में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस देश के लॉन्ग जंपर ग्रेग बेल का निधन हुआ है? तो ये जो लॉन्ग जंपर है ग्रेग बेल, तो बताइए कि ये किस देश के हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये है दोस्तों सी, अमेरिका के, यानी कि यूएसए के। देखिए इनके बारे में डिटेल में, ये इनकी फोटो है यहाँ पे। ग्रेग बेल एक अमेरिकी लॉन्ग जंप के खिलाड़ी थे और इनके द्वारा 1956 में ओलंपिक जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता गया था। इनके द्वारा जो लॉन्ग जंप किया गया था उस समय 8.10 मीटर का था, जो कि 1935 में जेसी ओवेंस के द्वारा बनाया गया जो रिकॉर्ड था 11.10 मीटर का, उससे सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर कम था। फिर आगे चल करके 1988 में इंडियाना यूनिवर्सिटी हॉल ऑफ फेम और यूएस नेशनल ट्रैक एंड फील्ड हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया। 1988 में इंडियाना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद जो है बेल क्या बन गए थे? एक डेंटिस्ट बन गए थे, जिनका अब हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लॉन्ग जंप के खिलाड़ी रहे हैं यूएसए के।
चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में कहा चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो कौन से पेड़ है ये, चिनार के पेड़ हैं जिनको जियो नहीं जीआई टैग ओके दिया जा रहा है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, सी जम्मू कश्मीर में। ओके देखिए इसके बारे में डिटेल में। कश्मीर के प्रतिष्ठित चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया जा रहा है क्योंकि शहरीकरण और बुनियादी ढांचों की परियोजनाओं से बढ़ते खतरों का ये सामना कर रहे हैं। इन प्रतिष्ठित वृक्षों को संरक्षित और मॉनिटर करने के लिए जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान ने डिजिटल ट्री आधार पहल शुरू की है। इसकी उत्पत्ति हुई थी 400 साल पहले मध्य एशिया और फारस के रास्ते ये आया था इस्लामी प्रचारकों के द्वारा कश्मीर में। ओके तो कहाँ से आया ये, मध्य एशिया और फारस देश से। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो कौन सा महोत्सव है ये, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सरस्वती महोत्सव। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये किया गया है हरियाणा में, डी। देखिए इसके बारे में डिटेल में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे हुआ है, हरियाणा के आदि बद्री में, और यहीं से निकलती है सरस्वती नदी। ओके जिनके बारे में आपने पुराणों में बहुत सुना होगा। सरस मेला में ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। उनके उत्पादों को बेचने के लिए एक बाजार मंच प्रदान किया जाएगा। इसे हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा राज्य में है। तो उसी के तर्ज पे इसको किया जा रहा है हरियाणा में। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके आप अपना रिव्यू हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।